बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल आमीन। वेलकम टू एबीसी ऑफ फिजिक्स। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारे पास ये पहला टॉपिक है चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, फिजिक्स सेकंड ईयर। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम्स लॉ हमारे पास एक साइंटिस्ट था नेम्स कूलम्स। उसने हमें बताया था कि हमारे पास जब भी चार्जेस होंगे, अगर ये मेरे पास दो चार्जेस है तो इन दो चार्जेस के बीच एक फोर्स होगी। सही है। तो इस कूलम लॉ ने हमें ये बताया था कि जब भी हमारे पास दो चार्जेस होगी उनके बीच फोर्सेस होगी, और ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू दिस Q1 एंड Q2, और इनकी बीच जो डिस्टेंस अगर r है ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब याद रखिए कि जिस अपरेटस से कूलम ने ये फोर्स स्टडी की थी उसको हम कहते हैं टॉर्शन बैलेंस। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे ये किस अपरेटस की मदद से कूलम्स लॉ या ये फोर्स स्टडी की थी बिटवीन टू चार्जेस, इट वाज टॉर्शन बैलेंस। अब ये भी याद रखें कि हमारे पास जो फोर्सेस हैं, जो फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स टू टाइप्स के होंगे। एक ये फोर्स हमारे पास या तो अट्रैक्टिव होगा, और या ये फोर्स हमारे पास क्या होगा, या ये फोर्स हमारे पास रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव कब होगा? जब दो चार्जेस हमारे पास अपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो हमें पता है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। या हमारे पास एक नेगेटिव है, दूसरा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। इसी तरह अगर हमारे पास दोनों चार्जेस नेगेटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, इस केस में फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। या हमारे पास दोनों चार्जेस दो है, दोनों सेम है, पॉजिटिव है, तब क्या होगा? तब अगेन ये फोर्स हमारे पास क्या होगा? रिपल्सिव होगा। अब ये फोर्स जो है प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 है, सो सेम नंबर को जो हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो है पॉजिटिव साइंस आती है। तो ये फोर्स हमारे पास अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि ये क्या है? रिपल्सिव। अगर मेरे पास ये नेगेटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होगा? फोर्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर इन दो इक्वेशंस के मैं कंबाइन करता हूं तो मेरे पास कूलम्स लॉ इस तरह बनेगी कि F इज इक्वल टू F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square, और मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइंस को हटा लूँ, यहाँ पर कांस्टेंट आता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और याद रखें कि ये के हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आया है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम दूसरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12, और जो के की वैल्यू है वो हमारे पास इसी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बराबर है। 4 पाई की बजाय 3.14 लिखो एप्सिलॉन नॉट की, तो मेरे पास आएगी 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ 9। यूनिट्स यहाँ पर आप देख ले, मैंने नहीं लिखी है, रीजन ये कुछ लोग इसको रट्टा कर लेते, आप रट्टा ना कर ले। यहाँ से अगर हम फाइंड कर लेंगे क्यों तो के मेरे पास आ जाएगा एफ, ये आर स्क्वायर इस साइड पर आ जाएगा, ये क्यू, अगर क्यू स्क्वायर है सेम चार्जेस हो तो यहाँ पर, तो एफ का यूनिट हमारे पास न्यूटन है, आर डिस्टेंस मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज कूलम स्क्वायर। सही है, तो ये मेरे पास के का यूनिट होगा। अब ये के और एप्सिलॉन नॉट इनवर्स है एक दूसरे को,
सो इसको अगर हम उल्टा कर ले, साइन चेंज कर ले, तो मेरे पास ये बनेगा किस चीज़ का यूनिट, परमिटिविटी का यूनिट हमारे पास ये बनेगा। सही है, ये नीचे है पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे निगेटिव, तो फिर इसको चेंज कर लेंगे तो मेरे पास पॉजिटिव। तो ये मेरे पास परमिटिविटी हो गई, ये हमारे पास के। अब ये परमिटिविटी जो है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है हमारे पास, सॉरी वैक्यूम है, ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। सो ये जो फोर्स हमारे पास आती है इक्वेशन, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये मेरे पास किस चीज़ के लिए है, वैक्यूम की है। जब हम वैक्यूम के बजाय मीडियम की बात करेंगे तो सिर्फ ई नॉट जो है ये वैक्यूम के लिए है, हम ई पुट करेंगे मीडियम की जो है परमिटिविटी, तब हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी यू होती है, तो मेरे पास कूलम्स लॉ बनेगी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। याद रखें कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम लोग आसानी से फाइंड नहीं कर सकते, इसी वजह से हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी यूज करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, इसमें हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे एमसीक्यू जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास क्या है, इट इज द मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाई वैक्यूम परमिटिविटी। अगर यहाँ से मैं ई फाइंड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू ई आर ई नॉट, और इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई, ई के बजाय ई नॉट ई आर लिखूँ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो है ये हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम ये है, सिर्फ हमारे पास ये ई आर एक्स्ट्रा आया है, तो इसको अगर मैं निकाल दूँ तो बाकी ये मेरे पास ये वाला जो एफ वैक्यूम है ये बन जाता है Q1 Q2 आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एफ वैक्यूम, ये हमारे पास एफ मीडियम था, तो ये देख ले एफ मीडियम हमारे पास बन जाता है एफ वैक्यूम डिवाइड बाई ई आर। या से मैं रिलेटिव परमिटिविटी दोबारा फाइंड कर सकता हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर है VAC MED, मीन वैक्यूम टू परमिटिविटी। अब याद रखिए कि हमेशा हमारे पास जो है ये ई हमारे पास ई नॉट से ज़्यादा होगी, क्या होगी, ये जो है हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो ई नॉट हमारे पास वैक्यूम का 1 होता है और ये हमारे पास 1 से ग्रेटर होता है। सही है, फॉर एग्जांपल 2 3 4, तो हमेशा ये जो ई डिवाइड बाई ई नॉट की वैल्यू है ये हमारे पास 1 से ग्रेटर आएगी, इसी वजह से ई आर भी हमारे पास 1 से ग्रेटर आएगी। इसका मतलब है कि एफ वैक्यूम हमारे पास ज़्यादा होगी एफ मीडियम से, और रिलेशन इस तरह होगा एफ वैक्यूम ई आर इंटू एफ मीडियम। अगर याद रखिए अगर हमें एफ वैक्यूम गिवन हो और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम गिवन हो तो हम अपने एफ मीडियम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन में। इन दोनों में तीनों में से अगर 2 वैल्यू गिवन हो तो तीसरे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ इन कॉलम्स लॉ की, तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये एफ जो है Q1 Q2 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ एफ और 1 ओवर, हमारे पास क्या है 1 ओवर आर स्क्वायर, ये मैं डायरेक्टली 1 ओवर आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो 1 ओवर आर स्क्वायर को ये डायरेक्टली है, लेकिन याद रख ले कि सेम फोर्स जो है ये आर स्क्वायर को क्या है, ये इन्वर्सली है, आर स्क्वायर को इन्वर्सली है, 1 ओवर आर स्क्वायर को हमारे पास क्या है डायरेक्टली है। सो ये डायग्राम जो है आप लोग याद रख लें। इसी तरह कुछ पॉइंट से वो भी देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास 2 चार्जेस के बीच फोर्स एफ था, सही है, 2 चार्जेस के बीच फोर्स एफ था, ये हमारे पास एक क्यू है, ये दूसरा क्यू है, इनके बीच हमारे पास फोर्स एफ है। अगर एक क्यू को मैं 2 क्यू कर देता हूं तो ये एफ हमारे पास क्या होगा, तो देख ले एफ डैश हमारे पास बराबर होगी के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ डैश मेरे पास क्या है
एफ मेरे पास बराबर है इस चीज की, एफ डैश हमारे पास बराबर होगी 2Q1। यहाँ पर मैंने Q1 को डबल किया है, तो ये हमारे पास 2 को अगर मैं इस साइड पर लाऊं तो मेरे पास बन जाएगा K Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जो इस फोर्स के बराबर है, तो मेरे साथ आ जाएगा 2F। तो समरी क्या है, अगर मैं एक क्यू को डबल कर देता हूं तो फोर्स मेरे पास क्या होगा, एफ डैश हमारे पास बन जाएगा 2F। फोर्स डबल होगा जब हमारे पास एक क्यू हम डबल करते, अगर इस क्यू के साथ में ये क्यू भी डबल कर दूं तब क्या होगा, तब हमारे पास सीधे के एफ डैश बराबर होगा के 2Q1 2Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, 2 जार 4, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर 4F। मीन्स कि अगर मैं दोनों फोर्सेस को डबल करता हूं तो मेरे पास फोर्स जो है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा। सही है। इसी तरह अगर ये आर जो है आर पर स्क्वायर है तो एक आर का भी कर लेते हैं। अगर मैं आर को हाफ कर लेता हूं तो फोर्स पर क्या असर होगा, तो एफ डैश हमारे पास बनेगा के Q1 Q2, ये हमारे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है। अगर इस Q2 को मैं क्या करूं, इसको मैं इस पॉइंट पर ले आऊं ताकि ये आर मेरे पास हाफ हो जाए। ओरिजिनल मेरे पास ये आर था, ये मैं आर हाफ कर लूँ, इसको मैं इस पोजीशन पर ले आऊँ, तब ये फोर्स क्या होगा। तो जब मैं आर को हाफ कर लेता हूँ तो यहाँ पर आर की बजाय आर बाई 2 स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ के Q1 Q2 डिवाइड बाई, ये स्क्वायर इस आर पर भी है, ये 2 पर भी है, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा और बाकी हमारे पास ये जो टर्म है ये एफ है, तो मेरे पास बन जाएगा 4F। ये देख ले, आर को मैंने डिक्रीज किया, हाफ किया, जो फोर्स है मेरे पास क्या हो गई, फोर्स मेरे पास जो है 4 टाइम इंक्रीज हो गई। तो इसने साबित कर दिया कि जब मैं आर को जो है इंक्रीज करता हूँ डिक्रीज करता हूँ तो ये एफ बढ़ जाती है। मेरे पास अगर R1 थी तो मैंने इसको हाफ कर दिया, तो फोर्स जो इस वैल्यू ये थी तो ये हमारे पास ये हो गई। तो ये देखें, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके अलावा अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है और ये चार्ज 1 2 3 है, सही है, और इस चार्ज 1 2 3 4 भी ऐड कर लेते हैं, चार्ज 4 है, चार 1 2 3 4 4 सारे जो है उनमें हमारे पास क्या है, चार्ज सेम है सारे, सपोज 1 कूलम है, तो उनमें से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जब फोर्स सेम होता है तो एफ हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को, आर को। जब आर कम होगी फोर्स ज्यादा होगी। सो ये देख रहे हैं इन दोनों की डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू दिस टू, सो ये हमारे पास सबसे कम ये होगी F1 2 एक दो के बीच जो फोर्स है। इसी तरह फिर इससे ज्यादा ये वाली है 2 3, सो इससे ज्यादा क्या होगी, F2 3 ज्यादा होगी। अब इस डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस 1 3 ज्यादा है, तो इसके बाद F1 3 जो है ये ज्यादा होगी। सही है। इसी तरह इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ, 1 2 वाला और 3 4 वाला फोर्स जो है वो सेम होगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस हमारे पास सेम है। ये दो सेम होगी और ये दोनों कम होगी किस चीज से, ज्यादा होगी बाकी इन दो से, F1 4 F2 3, और ये कम होगी F2 4 F1 3। तो दिस इज द फ्यू केस। और बाकी तो हमारे पास सेम है, ये फोर्स ई आर जो है ये ग्रेटर देन 1 होगी। इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पर देख लें, ये अगर इस पॉइंट आपको याद हो ई आर इज ग्रेटर देन 1, तो बाकी हमारे पास ये कोई पॉइंट्स एक्स्ट्रा आप लोग याद कर सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू ई आर की 1 से ज़्यादा है मीन्स कि एफ मीडियम कम है एफ वैक्यूम ज़्यादा है। अगर दोनों बराबर है 10 10 तो फिर 1 आएगी। अगर ऊपर में 20 लिखूँ नीचे 10 10 2 20 मीन्स 1 से ज़्यादा आई है। अगर ये 10 और ये 20 कर लूँ तो 0.5 मीन 1 से कम होगी, लेकिन 1 से ज़्यादा है, इसी वजह से एफ वैक्यूम जो है याद रखें कि एफ वैक्यूम हमारे पास ज़्यादा होगी एफ मीडियम से। सही है। फोर्स इन वैक्यूम ज़्यादा होगी फोर्स इन मीडियम से। लाइक अगर ये दो चार्जेज है इनमें फोर्स हमारे पास एफ है
और इन दो के बीच में एक मीडियम रखूँ तो फिर फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, तो ये फोर्स मेरे पास क्या होगी, ये फोर्स मेरे पास डिक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब भी हमारे पास चार्ज होती है, ये एक चार्ज जो है आप लोगों को पता है कि दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट करती है या हमारे पास दूसरी चार्ज को रिपल करती है। अब ये जिस वजह से करती है उसका रीजन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास एक फील्ड होता है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक। पास एक चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द हमारे पास एक फील्ड होता है। सही है। अगर हमारे पास इस यहां पर मैं एक चार्ज रखूं तो ये क्या होगा, ये चार्ज या इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, डिपेंड करेगा इस दूसरे चार्ज पर। सपोज यहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं तो ये इसको रिपेल करेगा। अगर मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सो ये जो फील्ड है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम किस तरह फाइंड करेंगे, सपोज यहाँ पर मैं एक चार्ज रख लूँ क्यों, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, अदर रिपल्जन और अदर अट्रैक्टिव, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है जितने चार्ज पर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E इज इक्वल टू F डिवाइड बाई Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफिनीशन ये आप लोग याद रखें, दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हमारे पास एंट्री टेस्ट में आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर हमारे पास जो है क्यू हमारे पास 1 के बराबर हो, याद रखें अगर क्यू हमारे पास 1 के बराबर है, क्यू 1 के बराबर है तो क्या होगा, ई हमारे पास बराबर होगा एफ। सही है, ये हमारे पास बराबर होगा, ई हमारे पास बराबर होगी एफ। अगर हमारे पास दो चार्जेस है हमारे पास, ये हमारे पास है एक चार्ज, दूसरा मेरे पास है ये चार्ज, इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है। और मैं सेम चार्ज ले आता हूँ, यहाँ पर मैं पी क्यू ले आता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्यू चार्ज रख लेता हूँ, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा F1, ये भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा F2। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास अगर उससे हमसे पूछे कि आप फाइंड कर ले E1 डिवाइड बाई E2, तो हमें पता है कि E हमारे पास बराबर है F बाई Q, तो F1 डिवाइड बाई Q हमारे पास बराबर होगी F2 डिवाइड बाई Q, तो हमारे पास बन जाएगी F1 डिवाइड बाई F2। सेम चार्ज है, एक को हमने स्पील पर लिख लिया, अगर इस पर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, इस पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, तो जितना फोर्स ज्यादा होगा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, इस फोर्स को। अगर मेरे पास क्यों कांस्टेंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। अगर चार्जेस सेम हो, आपको फोर्सेस गिवन हो, रेशियो फाइंड करनी हो, तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट। यूनिट हमारे पास इस चीज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होगा। सो इसके यूनिट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, वजह इसकी ये कि इसकी इक्वेशंस हमारे पास ज्यादा बनते हैं। फॉर एग्जांपल ये ई जो है ये अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो इसका एक दूसरा इक्वेशन भी है ई का। मुझे पता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू। डब्ल्यू हमारे पास बराबर है एफ डी बाई क्यू, डब्ल्यू के बजाय मैंने सिंपली लिख लिया एफ डी। ये देख ले एफ बाई क्यू मेरे पास ई की बराबर है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ ई डी। सो वी हमारे पास बराबर हो गई किस चीज की, ई डी के। तो यहाँ से मैं अगर वी लिख लूँ तो वी मेरे पास बन जाएगा ई बाई डी। सॉरी, अगर ये ई में लिखना चाहता हूँ तो ये ई मेरे पास किस तरह बनेगा, ई मेरे पास बनेगा वी बाई डी। तो ये मेरे पास इसका दूसरा इक्वेशन है। ये इक्वेशन भी हमारे पास सही है और ये इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, दोनों मेरे पास क्या है, सही है। सही। इसके अलावा यूनिट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए। एक और पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ,
दैट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, ई और वी का आर के साथ। ये देख ले कि इस वी का इस आर के साथ रिलेशन होगी कि नहीं। ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास इस यहाँ पर आर के साथ ये वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हमें तो पता है कि चेंज हो रही है, जितना हम इससे दूर जाएंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन होगी। सो ई और वी विद आर मीन्स इन दोनों का आर के साथ क्या रिलेशन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार एमसीक्यू जाती है। तो हमें पता है ई इज इक्वल टू, एक नंबर है, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। एफ कूलम लॉ के मुताबिक के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, नीचे ये डिवाइड है तो इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा के Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो इट मीन्स कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दूसरी तरफ V इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई Q, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाई Q। एफ हमारे पास बराबर है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में डी है और डिवाइड में मेरे पास क्या है, क्यू है। एक क्यू के साथ कैंसिल, एक डी आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट के क्यू डिवाइड बाय आर। इसका मतलब है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। E हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और V जो है पोटेंशियल जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिंपल R को। अगर तो इस पर अगर आपसे पूछे कि सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, इस पॉइंट पर जो है 1 मीटर डिस्टेंस पर वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ई और वी है, सही है। सपोज ई और वी है, जो भी है ई और वी की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इस 1 मीटर के बजाय 2 मीटर पर आ जाऊँ तब इस ई और वी की वैल्यू क्या होगी, और 2 के बाद मैं डायरेक्टली 4 पर आ जाता हूँ तब इस 2 और या 3 पर आ जाता हूँ तब ई और वी की वैल्यू क्या होगी। बाकी वैल्यू जमा अगर हमारे पास क्यों कांस्टेंट हो, इसमें क्यों है, इसमें क्यों है, इसमें के है, इसमें के है, सिर्फ डिफरेंस आर का है। अगर हमारे पास क्यू कांस्टेंट हो, टेस्ट चार्ज भी सेम हो, तो ई और क्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये देख ले, ई हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर आर स्क्वायर को। इसको मैंने आर को क्या किया है, 1 के बजाय मैंने 2 किया है, डबल किया है, तो मेरे पास 2 आर स्क्वायर, ये हमारे पास 1 ओवर 4 आर स्क्वायर मीन ये मेरे पास 1 ओवर 4 बनेगा। इसी तरह वी मेरे पास क्या होगा, 1 ओवर आर है, 1 ओवर 2 आर मीन्स 1 ओवर 2 आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ई जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ई डैश वी डैश। अगर इसको मैं ई डैश वी डैश कर लूँ या 2 कर लूँ तो मेरे पास 1/4 ई आएगा और ये मेरे पास 1/2 वी आ गया। तो ये देख ले, जब मैंने आर ज़्यादा की 1 के बजाय 2 की तो ये मेरे पास हाफ हो गई, जबकि वी हमारे पास क्या हो गई, हाफ हो गई। एक हाफ, एक 1/4 डिक्रीज हो गई। इसी तरह इस केस में जो है यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, इस केस में हमारे पास 1/4 भी बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर स्क्वायर है, 4 4 16, 1/16 ई बनेगा। सही है। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलिए यूनिट्स की अगर हम बात कर ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो ई की एक यूनिट मेरे पास है ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। तो मेरे पास न्यूटन कूलम मेरे पास यूनिट हो गए किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमारे पास आप लोग याद रखें। दूसरा, अगर न्यूटन के बजाय मैं डाइन रख लूँ तो मेरे पास आ जाएगा डाइन कूलम। ये मेरे पास दूसरा यूनिट हो गया। इसी तरह एफ हमारे पास बराबर है एम ए मीन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर एफ के बजाय किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कूलम स्क्वायर लिख लूँ तो मेरे पास ये भी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास यूनिट हो गई एफ की। ये सारे आप लोग याद रखें, 1 2 3 4 4 यूनिट्स हमारे पास हो गए। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख ली, मैंने एक नया इक्वेशन डिराइव किया था, E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी। क्या, E इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी। सो वी की यूनिट हमारे पास है वोल्ट, डी का यूनिट हमारे पास है मीटर। सो वोल्ट मीटर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। इसी तरह अगर आप लोग देख ले
तो ई हमारे पास है वी बाई डी, वी हमारे पास बराबर है डब्ल्यू बाई क्यू। तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू बाई क्यू डी। अगर मैं डब्ल्यू का यूनिट जूल लिख लूँ तो जूल पर मीटर, इसका मीटर इसका कूलम, तो ये भी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। इसके अलावा अगर जूल का मैं कैलोरी लिख लूँ, कैलोरी पर मीटर पर कूलम, ये भी यूनिट हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर पर कूलम, ये भी मेरे पास क्या हो गया, दिस इज आल्सो द यूनिट ऑफ ई। इसी तरह हमने कहा था कि डब्ल्यू हमारे पास पी डेल्टा वी के बराबर है, तो प्रेशर का एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर का अगर मैं लिखूँ एटमॉस्फेयर और मीटर क्यूब, ये हमारे पास m माइनस वन कूलम माइनस वन, तो ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आई विल गेट 80 मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास एक और यूनिट हो गया। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। एटीएम के बजाय आप एटीएम के बजाय टार लिखिए, इसके बजाय पास्कल लिखिए, अगेन न्यूटन मीटर लिखिए, तो न्यूटन मीटर वाला ये वाला न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। इसके अलावा जितनी भी प्रेशर की यूनिट है पर स्क्वायर इंच PSI लिखे, वो लिखे, जो भी यूनिट्स हो वो एटीएम के साथ रिप्लेस कर ले, आपके साथ यूनिट्स बनती जाएंगे। इसी तरह एनर्जी की जितनी भी यूनिट्स है आप लोग यहाँ पर लिख ले और हमारे पास और यूनिट्स भी बनेंगे। लेकिन असल में आप लोगों ने ये दो इक्वेशंस जो है, अगर आपको ये याद हो तो यूनिट्स का कोई मसला हमारे पास क्या होगा, यूनिट्स का मसला हमारे पास नहीं होगा। तो इसकी बजाय आप जितनी चाहे यूनिट्स डिराइव कर ले। यह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से यहाँ पर ये रेशो, ये रिलेशंस और ये जो है आप लोग याद रखें। इसी तरह एक और पॉइंट है लास्ट वन कि ई हमारे पास एफ बाई क्यू की बराबर है। ई हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, ई हमारे पास बराबर है वी बाई डी के। तो ये ई वी बाई डी अगर मैं यहाँ पर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा वी बाई डी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू। अगर ये मेरे पास एक कनेक्शन है, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये मेरे पास दो प्लेट्स है, ये इन दो प्लेट्स के बीच हमारे पास डिस्टेंस है, और यहाँ पर इसके बीच जो है मैं एक चार्ज लिख लूँ क्यू, और इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ। तो इन चारों का जो रिलेशन है वो हमारे पास है this v डिवाइड बाई d इज इक्वल टू दिस f डिवाइड बाई दिस q। अगर हमारे पास q के बजाय इलेक्ट्रॉन हो, पावर वन इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा v इज इक्वल टू f डिवाइड बाई e। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की है। इसी तरह अगर आपको v गिवन हो वोल्टेज, d गिवन हो, q हो, और आपके फोर्स फाइंड कर ले, तो इस इक्वेशन को आप लोग देख ले। यहाँ से अगर हम फोर्स फाइंड कर लेंगे तो फोर्स मेरे पास बनेगा f इज इक्वल टू v क्यू डिवाइड बाई डी। अगर हमें कहे कि आप लोग जो है वो क्या कर ले, v फाइंड कर ले, तो v तो इजी है, v हमारे पास f बाई क्यू, लेकिन ये d जो है f के पास आ जाएगा। अगर हमें कहे कि आप चार्ज फाइंड कर ले, हमें फोर्स गिवन है, d गिवन है, v गिवन है, तो q यहाँ पर आ जाएगा और ये बाकी टर्म्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो q मेरे पास आ जाएगा f, v नीचे आ जाएगा और ये डी इस साइड पर टॉप पर जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन जो है बनेगा। एफ इस तरह फाइंड करेंगे, वी इस तरह, क्यू इस तरह। अगर हमें एक पता हो कहे कि ये हमारे पास 1 2 3, अगर हमें वी गिवन हो, एफ गिवन हो, क्यू और डी नहीं गिवन हो, डी किस तरह फाइंड करेंगे, तो अगेन 4 नंबर डी हमारे पास बनेगा। इस डी को जो है यहाँ पर लाएंगे तो वी क्यू डिवाइड बाई एफ मेरे पास जो है आ जाएगा। तो दिस इज द रिलेशंस। इस पर जो है आपके सारे के सारे एमसीक्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से कवर हो जाएंगे। डू स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो है आप क्या कर ले, ये आप लोग याद रख लें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली क्लास में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शमसुल अमीन।
वेलकम टू बूम एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, लास्ट टॉपिक है हमारा और चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक। बाकी चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ये टॉपिक रह गया था, इसको आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद कैपेसिटर कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है। तीन डिवाइसेस है हमारे पास जो मोस्टली हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होते हैं। एक हमारे पास है कैपेसिटर, दूसरा हमारे पास है रेजिस्टर और तीसरा हमारे पास क्या है, इंडक्टर। ये तीन हमारे पास वो है जो सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज होते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज है। कैपेसिटर हमारे पास क्या है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसको हम आर से, इसको हम एल से। कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। कैपेसिटर हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, दिस इज एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी स्टोरिंग और डिवाइस। इंडक्टर भी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ये कंपोनेंट है जो एनर्जी स्टोर करता है। अब रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपेट करता है, कन्वर्ट करता है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये दो जो है एनर्जी स्टोर करते हैं और बाकी हमारे पास आर जो है एनर्जी डिसिपेट करते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर इज जस्ट एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। सही है। इसी तरह डिवाइस है जिस तरह हमारे पास क्या है, बैटरी है। सो आप लोगों ने बैटरी पढ़ी होगी, वो सर्किट्स में यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स। तो बैटरी भी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। अगर आपसे पूछे कि कौन सी चीज इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, बैटरी स्टोर करती है, इंडक्टर स्टोर करती है, कैपेसिटर भी स्टोर करती है। अब इसमें डिफरेंस किया है। अब याद रखिए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। रेजिस्टर एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर जो है बैटरी में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो ये तीन पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखें। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि कैपेसिटर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। कॉमनली जो डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास रेजिस्टर है, और अगर हम कॉइल ले लें तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इंडक्टर बन जाता है। सही है। अब इन दोनों में कैपेसिटर और बैटरी में हमारे पास डिफरेंस क्या है। सो अगर हम एमसीक्यूज में पूछे कि कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास बैटरीज अवेलेबल है। तो याद रखें कि बैटरी में हमें भी चार्ज होती है, ये भी डिस्चार्ज होती है, लेकिन मसला हमारे पास टाइम का होता है। कैपेसिटर हमारे पास क्विक चार्ज एंड क्विक डिस्चार्ज, जल्दी चार्ज हो जाती है और जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, जबकि बैटरी हमारे पास टेक्स लॉन्गर टाइम। बैटरी हमारे पास क्या है, लॉन्गर टाइम लेती है। ये कैपेसिटर जो है ये हम यूज करते हैं फैन में, जब गर्मी आती है तो हम पंखे में कैपेसिटर चेंज करते हैं। रीजन हमारे पास ये है कि पंखे हमारे पास जो है अब थोड़ी सी भी आ गई है, लेकिन पहले पंखे हमारे पास क्या होते थे, पहले पंखे हमारे पास जो है वो एसी है। तो एसी में हमारे पास वेव इस तरह होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव में जो है बिजली प्रोवाइड होती है पंखे को, नेगेटिव में नहीं होती। सो जब हम कैपेसिटर लगा लेते हैं पंखे में, तो कैपेसिटर क्या करता है, इस नेगेटिव साइकिल के वक्त कैपेसिटर जो है वो बिजली दे देता है। यहाँ पर बिजली कैपेसिटर की वजह से होती है। या जब साइकिल पॉजिटिव होता है तब पंखा भी चलता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। जब नेगेटिव साइकिल होता है तो वही कैपेसिटर हमारे पास डिस्चार्ज होता है, तो पंखे को कंटिन्यूअसली बिजली मिलती रहती है। अब ये जो है हमारे पास था कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की स्टोरेज के बारे में इंटरप्शन, सारी पावर इंटरप्शन बात हो रही थी पंखे की, तो पंखा जो है हमारे पास ये जो है एक साइकिल होता है पॉजिटिव एसी का, एक
नेगेटिव साइकिल होता है। तो यहाँ पर पेन को बिजली मुहैया होती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं होती। सो हम कैपेसिटर लगाते हैं। इस साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो जाती है और इस साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाती है। फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, यानी कंटिन्यूसली अपन की को जो है बिजली मुहैया होती है। अब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है डिपेंड अपॉन इट्स कैपेसिटी। तो याद रखिए कि कैपेसिटर का यूनिट हमारे पास जो है वो फेरड है, रेजिस्टेंस का हमारे पास ओम है, इंडक्टर का हमारे पास हेनरी है। 3 एमसीक्यूज आप लोगों की ये हो गई। अब अगर हम कैपेसिटर की बात कर ले, तो अगर मैं एक कैपेसिटर ले लेता हूं, ये मेरे पास बैटरी है, ये मेरे पास एक बैटरी है दिस कॉल्ड बी। इस बैटरी को अगर मैं कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर लूं, ये मेरे पास कैपेसिटर है, सही है। कैपेसिटर में एक्चुअली क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो कर लेते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात कर ले, तो कैपेसिटर में सिंपल एक चीज है लाइक बैटरी, इसमें 2 चीज है। इसमें हमारे पास ये एक प्लेट है, ये हमारे पास दूसरा प्लेट है, और इसके बीच ये मीडियम है। ये मीडियम वैक्यूम भी हो सकता है, इसमें हम दूसरा मीडियम भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास यानी 2 पेट्रोल प्लेट्स और एक मीडियम, इसको हम कंबाइन कर ले तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास है मेटल प्लेट्स। याद रखें कि ये मेटल प्लेट्स होंगे, ये और इसके अलावा ये भी मेटल प्लेट है, और इसके अलावा ये मेरे पास क्या है, वैक्यूम है, सही है। ये हमारे पास था कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर के हम 3 केसेस पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कैपेसिटर ना ही चार्ज हो रहा है ना ही डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, ये मेरे पास कैपेसिटर है, तो इस पर मेटल्स है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो ये केस मेरे पास कब है, दोनों साइड मेरे पास क्या है, न्यूट्रल। दोनों साइड क्या है, न्यूट्रल है। जितनी प्रोटॉन है उतनी इलेक्ट्रॉन है मेटल में, तो ये मेरे पास क्या है, न्यूट्रल है। ये रीजन कब होगा, जब हमारे पास नो चार्जिंग, जब हम कैपेसिटर को चार्ज ना कर रहे हो, और नो डिस्चार्ज, तब हमारे पास कैपेसिटर को जो हम दुकानदार से बाय कर लेते हैं, तब हमारे पास कैपेसिटर जो है इस फॉर्म में होता है। अब जब हम इसी कैपेसिटर को क्या कर ले, इसी तरह बैटरी के साथ कनेक्ट कर ले, तो इस बैटरी की जो वोल्टेज होगी उसी के मुताबिक इस कैपेसिटर पर चार्ज आएगी। यानी ये क्यू जो है, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा C, और C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, एंड दिस C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं Q का यूनिट जूल लगा लूं, जूल तो सारी वर्क का है, अगर मैं कूलम लगा लूं और इसको डिवाइड कर लूं वोल्ट से, तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड फेरड। ये हमारे पास फेरड जो है, ये हमारे पास ऐसा यूनिट है किस चीज का, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर हमारे पास बराबर है Q इज इक्वल टू CV, और C हमारे पास बराबर है Q बाई V। यहाँ पर अगर ये देख रहे, अगर Q 1 के बराबर हो तो जितना वोल्टेज हमने दिया होगा उतनी कैपेसिटेंस हमारे पास, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज की बराबर होगी, सही है। सो अगर आपसे स्कूल में पूछे कि चार्ज मेरे पास 1 कूलम है, तो C किस चीज के बराबर होगी, फिर C हमारे पास 1 की बराबर होगी। अब ये काम किस तरह करता है, अगर ये जो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को अगर मैं ले लूं, ये मैंने नया कैपेसिटर बाई कर दिया दुकानदार से, शॉप से ले आया हूँ, जिसमें हमारे पास दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस कैपेसिटर को अगर मैं चार्ज कर लूँ, मीन इसको मैं किसी वोल्टेज के साथ, वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर लूँ, तो क्या होगा, ये बैटरी क्या करेगी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी और इस इलेक्ट्रॉन को इस वायर के जरिए यहाँ पर लेगी, क्या होगी, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी और इस इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाएगी यहाँ पर आएगी। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा,
ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर आएगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग में क्या होगा, इस साइड पर जो है ये देख ले, एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दूसरे पर। यहाँ पर मैं प्रोटॉन्स को ड्रा नहीं कर रहा हूँ, चलो ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास देख ले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। तो ये वाला मेरे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और जब मैं इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और जब तक ये फील्ड रहेगा तब तक इस कैपेसिटर में चार्ज रहेगा। सो जब हमारे पास कैपेसिटर को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक प्लेट से जो बैटरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लाकर यहाँ पर जमा कर देती है। मीन यहाँ पर अब पोटेंशियल हाई पोटेंशियल हो गया, यहाँ पर लो पोटेंशियल हो गया। तो ये कैपेसिटर मेरे पास क्या हो गई, ये अब चार्ज हो गई। अब इसी कैपेसिटर को जो है अगर मैं डिस्चार्ज करना चाहूँ, इसको अगर मैं कनेक्ट कर लूँ, सपोज एक बल्ब से कनेक्ट कर लूँ। अब ये कैपेसिटर है मेरे पास, एक साइड पर मेरे पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्जेस है और दूसरी साइड पर जो चार्जेस है वो ना होने के बराबर है। यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव चार्ज मेरे पास क्या है, नहीं है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लूँ और यहाँ पर मैं इसको बल्ब लगा लूँ, बल्ब कनेक्ट कर लूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल ज्यादा हो गई, यहाँ कम हो गई, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। सो करंट की डायरेक्शन इस तरह होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस तरह होगी। कन्वेंशनल करंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगी और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पास होगी ये बल्ब जो है हमारे पास ग्लो करेगा। सो दिस बल्ब विल ग्लो। और जब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए, दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए, तो तब ये बल्ब जो है मेरे पास बन जाएगा। तो डिस्चार्जिंग में हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सही है। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग में हाई कंसंट्रेशन से लोअर में चलते हैं। ये कब होता, जब हमारे पास डिस्चार्जिंग हो रही हो। तो ये आप लोग याद रखें। अब अगर मेरे पास चार्जिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है, मूव फ्रॉम लो टू हाई। तो ये मेरे पास तीन केसेस थे, ये मेरे पास तीन केसेस थी किस चीज़ की, कैपेसिटर की। चार्ज जब न्यूट्रल हो, ये हमारे पास न्यूट्रल चार्जिंग, और ये मेरे पास था डिस्चार्जिंग। अब हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है डिफरेंट होती है, दो की सेम भी हो सकती है। ये सी जो है, ये देख ले, ये सी आप लोग को मैंने बताया कि ये हमारे पास बराबर है Q बाई V। अब ये कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटेंस आप कैपेसिटर जो है, ये इस प्लेट को जो हम लेंगे, इन प्लेट्स की वजह से ये कैपेसिटेंस है। प्लेट्स नहीं होंगी तो कैपेसिटर्स जो है नहीं होंगी। तो याद रखिए कि C हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ द प्लेट्स। अब इन दो बीच की प्लेट्स की जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं D लिखूं तो याद रखें कि ये C जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शन है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तीन चीजें हैं कैपेसिटर में। मीडियम कौन सा है, प्लेट्स की एरिया कितनी है और प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कितनी है, इस मीडियम को हम E नॉट कहते हैं। तो ये मेरे पास था, दो प्लेट्स हैं, ये इसकी एरिया है, ये इसके बीच जो है डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस की परमिटिविटी मैं E नॉट कहते रहता हूँ। सही है। E नॉट मीन जो क्यू है, तो ये E को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E लिख लो। तो मीडियम की केस में E होगी और वैक्यूम की केस में परमिटिविटी E नॉट के बराबर होती है। सो अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर लूँ, आई विल गेट C इज इक्वल टू E नॉट A बाई D। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस की। सही है, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई कैपेसिटेंस ऑफ थी कैपेसिटर की। इसको अगर आप दूसरे तरीके से डिराइव करते हैं तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं आसानी से। C मेरे पास जो है वो देख ले, यहाँ पर C हमारे पास बराबर है C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V के बराबर है। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। अब
इन दो प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास याद रखे कि वो हमारे पास बराबर होती है चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एरिया ऑफ द प्लेट। चार्ज डेंसिटी मीन कि कितनी चार्ज है हमारे पास कितनी प्लेट के एरिया पर। सो ये हमारे पास ये हो गई चार्ज डेंसिटी। इसको मैं अगर ए पर डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई ये हमारे पास है ई नाट। तो मेरे पास आ जाएगा ई नाट। यहाँ से अगर मैं क्यू फाइंड कर लूँ तो पहले तो ये ई नाट यहाँ पर आएगा, ई नाट ई, और फिर मेरे पास आएगा क्यू और ई नाट ई, और यहाँ पर ए भी आएगा। तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस। और इसी तरह हमें पता है कि ई हमारे पास बराबर है वी बाई डी, ए इज इक्वल टू ई नाट वी बाई डी इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो सी हमारे पास आ जाएगी क्या, ए ई नाट वी बाई डी, और एक ई वी है तो दिस वी कैंसिल विद दिस, आई विल गेट सी इज इक्वल टू ए ई नाट इंटू डी। तो ये मेरे पास जो है ये हमारे पास एक तरह का प्रूफ हो गया, और मैंने आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पर लिख लिया। तो आप लोग जो है ये याद रखें। अब ये जो कैपेसिटर अब द कैपेसिटर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले एक, सही है। ये जो कैपेसिटर आप कैपेसिटेंस है, वेट अ मिनट, याद रखें कि एंट्री टेस्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर आप लोग जो है याद रखिए कि कैपेसिटर हमारे पास क्या है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। एमसीक्यूज नंबर सेकंड, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो एनर्जी डिसिपेटिंग डिवाइस। इंडक्टर हमारे पास क्या है, दिस इज एनर्जी स्टोरिंग। बैटरी हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 5, कैपेसिटर का यूनिट फेरड। एमसीक्यूज नंबर 6, रजिस्टर का यूनिट ओम। इंडक्टर का यूनिट हमारे पास है हेनरी। एमसीक्यूज नंबर 7। ये हमारे पास है CRL। दोनों को हम किस तरह डिनोट करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 8, एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 10। 10 एमसीक्यूज ये हो गई। कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या है, सो बैटरी जो है ज्यादा टाइम लेती है और कैपेसिटर जो है चार्जिंग टाइम दोनों कम होती है। एमसीक्यूज नंबर 11। जब हमारा कैपेसिटेंस आप कैपेसिटेंस किस चीज की बराबर है, C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, सही है। सी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन है इस वोल्टेज को जो हमने कनेक्ट की है, और क्यू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एमसीक्यू नंबर 13। यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट फेरड है, फेरड बराबर है कूलम पर वोल्ट की, तो ये मेरे पास एमसीक्यू नंबर 13 हो गई। 3 केसेस है हमारे पास, जब हम कैपेसिटर न्यूट्रल होता है तो हमारे पास चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ना हो तो दोनों साइड हमारे पास न्यूट्रल होते हैं। दिस इज एमसीक्यू नंबर 14। कैपेसिटर में हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लेट्स और उनकी बीच मीडियम, उनकी बीच डिस्टेंस होती है, सो मीडियम एंड द प्लेट्स। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 15। जब चार्जिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स मूव करती है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। एमसीक्यूज नंबर 16। जब डिस्चार्जिंग होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। एमसीक्यूज नंबर 17। कैपेसिटर हमारे पास एनर्जी स्टोर करती है इन द पाम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करती है इन द पाम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो एमसीक्यूज नंबर 18 एंड एमसीक्यूज नंबर 19। ये सी जो है हमारे पास बराबर है ई नॉट ए बाई डी। सो ये हमारे पास हो गई एमसीक्यूज नंबर 20। तो ये मेरे पास तकरीबन हो गई 20 एमसीक्यूज। ये आप लोग जो है एक पेज पर ये 20 सारे की 20 एमसीक्यूज जो है ये आप लोग याद रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है हमारे पास, अगर हम फार्मूला को देख लें तो यही कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी को। सो अगर मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं, इनकी बीच डिस्टेंस जो है हमारे पास टी है, अगर मैं इन दो को करीब ले आता हूँ, ये पहले 1 मीटर अवे थी, अब मैं इनको 0.5 माइक्रोमीटर करता हूँ। 1 माइक्रोमीटर थे 0.5 कर लेता हूँ, या 1 सेंटीमीटर थे इनको हाफ कर लेता हूँ, यानी जितना भी डिस्टेंस है ये डी है, मैं d/2 कर देता हूँ, तो मेरे पास कैपेसिटेंस क्या होगा, सो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी।
तो C इज इक्वल टू 1/D/2 इज इक्वल टू 2 1/D मीन टू C। यानी अगर मैं चार्ज दो कैपेसिटर की दो प्लेट्स की डिस्टेंस को हाफ कर लेता हूँ तो इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास क्या होगी, डबल होगी। सही है। अब अगर इसकी अब ये हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो वैल्यू है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू वो हमारे पास बराबर है ई नॉट ई डिवाइड बाई टी इन केस ऑफ वैक्यूम। ई नॉट तब लगाएंगे जब हमारे पास वैक्यूम की होंगे। अब अगर हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है और इसमें हमने मीडियम हमारे पास है, तब हमारे पास सी की वैल्यू होगी ई ए डिवाइड बाई डी। अब ई की बजाय याद रखें कि हम बात करते हैं परमिटिविटी की, तो हम यूज़ करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के। हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, जो हमारे पास बराबर है ई आर इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई नॉट, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होगी। अगर इस ई की वैल्यू में इस फार्मूले में लिखो, आई विल गेट ई आर ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये ई नॉट ए डिवाइड बाई डी इस ई नॉट ए की डिवाइड बाई डी के बराबर है, जो हमारे पास था सी वैक्यूम। और ये इस सी मीडियम में हम जो है पुट कर लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू ई आर इंटू सी वैक्यूम। ई आर बराबर हो गई सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम। और ई आर की वैल्यू हमेशा हमारे पास 1 से ग्रेटर होती है। मीन डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। इसी वजह से सी ऑफ द मीडियम ज़्यादा होगी और सी ऑफ मीडियम कम होगी। इसी वजह से जो है इस ई आर की वैल्यू हमारे पास 1 से ज़्यादा आएगी। सो ई आर इज इक्वल टू सी मीडियम हमारे पास ग्रेटर होगी सी वैक्यूम। ये देख लें, ये हमारे पास वैक्यूम है, यहाँ पर हमारे पास मीडियम है ऑफ परमिटिविटी ए। तो सी ऑफ मीडियम ज़्यादा होगी सी ऑफ वैक्यूम से।
ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कूलम लॉ में कि वहाँ पर एफ मीडियम हमारे पास प्लेस होता है एफ वैक्यूम से, यहाँ पर सी मीडियम हमारे पास ज़्यादा होता है सी वैक्यूम से। सो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखें, ये हमारे पास उलट है, दोनों हमारे पास उलट है। इसी तरह ई आर हमारे पास बराबर है ई डिवाइड बाई ई नॉट की। मीडियम की केस में हमारे पास है सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम, और कूलम लॉ के केस में हमारे पास क्या बराबर थे, ई आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाई एफ मीडियम। बड़ी वैल्यू जो है हम ऊपर लिखेंगे, छोटी वैल्यू नीचे। एफ वैक्यूम ज़्यादा होती है, इसको हम ऊपर लिखते हैं, और तीनों के केस में हमारे पास 1 से ग्रेटर होंगी। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है ई आर की, सो ये आप लोग याद रखें। अब सीरीज़ में अगर हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, याद रखें कैपेसिटर और रजिस्टर कंपेरेटिवली आप लोग पढ़ें। अगर मैं सीरीज़ में रजिस्टर कनेक्ट कर लेता हूँ, आर ई हमारे पास R1 R2 की बराबर होगी, कैपेसिटर के लिए 1 और R1 डिवाइड बाई 1 और C1 प्लस 1 और C2। इसी तरह पैरेलल की जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, अगर हम रजिस्टर्स को है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 1 और R इज इक्वल टू 1 और R1 प्लस 1 और R2। अब यही वैल्यू हमारे पास कैपेसिटर्स को अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास उलट होंगी। आई विल गेट सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये मैंने गलत लिख लिया, मिस्टेक हो गई। ये जो हमारे पास सीरीज़ में आर है, हमारे पास ये R1 प्लस R2 है, तो हमारे पास ये जो है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 बनेगा। दिस इज़ C1 प्लस C2। सो सीरीज़ में अगर रजिस्टर है तो पैरेलल की कैपेसिटेंस सेम फॉलो पाथ करेगी, सेम तरीक़ा होगा। सो रजिस्टर और कैपेसिटेंस जो है हमारे पास उलट है, ये आप लोग याद रखें। अब एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो है वो इसकी बेसिक इक्वेशन हमारे पास है, एनर्जी बराबर है QV/2। ये आप लोग याद रखिए, टेस्ट में बार बार आएगा कि करेक्ट इक्वेशन कौन सा है। सो इक्वेशन हमारे पास है QV/2, और केसेस भी हमारे पास है, सारे के सारे आप लोग याद रखिए। जिस तरह Q CV के बराबर है, यहाँ पर इस Q में हम CV पुट करेंगे, आई विल गेट U इज इक्वल टू CV इंटू V डिवाइड बाई 2। हमारे पास आ जाएगा CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये दूसरा इक्वेशन हो गया एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर की। इसी तरह अगर
हम पुट कर ले V इज इक्वल टू क्यू इंटू सी, या सी अगर वी में पॉइंट कर लूँ, इसको वी में यू में पुट कर लूँ, यू इज इक्वल टू क्यू वी के बजाय मैं लिख लूँ क्यू बाई सी। सो क्यू बाई टू सी मेरे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी। सो ये तीसरा इक्वेशन है मेरे पास एनर्जी ऑफ द इक्वेशन। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड हो गई है, ये बोर्ड मैंने फिल किया लेकिन माइक में चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात कर ले, आप कैपेसिटर, तो हमारे पास इसका बेसिक्स फार्मूला है यू इज इक्वल टू क्यू वी डिवाइड बाई टू। अब हमें पता है कि क्यू हमारे पास बराबर है सी वी का, इस वजह से अगर मैं इस फार्मूले में क्यू इज इक्वल टू सी वी पुट कर लूँ तो आई विल गेट सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये मेरे पास दूसरा फॉर्म हो गया। इसी तरह अगर या सी में भी फाइंड कर लूँ, वी हमारे पास बराबर है क्यू बाई सी, इसको अगर मैं दोबारा इस वी के बजाय पुट कर लूँ तो आई विल गेट क्यू बाई सी, तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, सी मेरे पास तीसरा फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को अगर आप देख ले, ये हमारे पास है, ये यहाँ पर आया है इस 2 नंबर फार्मूले से। ये एनर्जी मेरे पास बराबर है सी वी स्क्वायर बाई टू, सी के बजाय मैं लिख लेता हूँ ए ई नॉट ई आर डिवाइड बाई डी, और वी के बजाय मैं ई इक्वल टू वी डी का वी इक्वल टू ई डी लिख लेता हूँ। इस फार्मूले में मैं लिखूँ, मेरे पास सी बनेगी, तो ये डी, इस डी के, ये मेरे पास लास्ट पार्ट है। ये मेरे पास है एक टर्म एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बराबर होती है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। सो चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये है हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वायर वी, और वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर को हमारे पास है वी। इस चीज़ को अगर मैं इस वी से डिवाइड कर लूँ तो ये वी इस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वायर। सो आप लोग ये याद रखें, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी है। इसके अलावा अगर मैं कैपेसिटर की बात कर लूँ, तो ये जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो हम एक साइड से इलेक्ट्रॉन्स को लाकर यहाँ पर जमा करते हैं, बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। इसी वजह से याद रखें कि कैपेसिटर के नॉट बी फुली चार्ज। इसके लिए इक्वेशन हम यूज करते हैं क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। ई की वैल्यू फिक्स है 2.7182, और ये जो माइनस टी टू द पावर आर सी पावर में है, याद रखें कि ये हमारे पास क्या है, यूनिटलेस है, मीन इसकी यूनिट नहीं होगी। सो टी की यूनिट सेकंड है, इसको अगर मैं इस आर सी की बजाय सेकंड लिखूं तब ये कैंसिल बनेगा, यूनिटलेस होगा। सो याद रखिए कि आर सी हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, टासी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट हमारे पास सेकंड मिनट और है, डायमेंशन मेरे पास टी है। अब अगर एक कैपेसिटर की आर सी की वैल्यू कम है तो ये जल्दी चार्ज होगा, जल्दी डिस्चार्ज होगा। अगर आर सी की वैल्यू ज्यादा है तो जल्दी स्लोली चार्ज होगा, और स्लोली मेरे पास क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। सो ये दो बातें आप लोग जो है याद रखें। कैपेसिटर की आर सी वैल्यू स्मॉल हो, क्विक चार्ज क्विक डिस्चार्ज, अगर लार्ज हो स्लो चार्ज स्लो डिस्चार्ज, और चार्ज जो है कैपेसिटर फुली हम चार्ज नहीं कर सकते। सो ये जो आर सी अगर टी के बराबर हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, 63.2%, और डिस्चार्जिंग में भी हमारे पास जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है 36.7%।